हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बीए पार्ट 3 के यूनिट 2 का मैक्स वेबर के विचारों का वर्णन करने जाने जा रही हूँ, जिसमें मैक्स वेबर ने सत्ता की अवधारणा को स्पष्ट किया है। सत्ता क्या है? मैक्स वेबर ने सत्ता को शक्ति और वैधता का योग माना है। इनका कहना है कि जहाँ पे शक्ति और वैधता आपस में मिल जाती है, वहाँ सत्ता का निर्माण होता है। सबसे पहले यदि हम सत्ता का वर्णन करते हैं तो शक्ति से क्या अभिप्राय है, इसका हमें वर्णन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना शक्ति के सत्ता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। दूसरे के कार्यों, व्यवहारों एवं विचारों को प्रभावित करने वाली क्षमता का नाम सत्ता है। अर्थात ऐसी शक्ति, ऐसी क्षमता जो दूसरों के कार्यों को, दूसरों के व्यवहारों को एवं दूसरे के विचारों को प्रभावित करने की ताकत रखता है, ऐसी ताकत शक्ति कहलाती है। अर्थात यह वह बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग है। फ्यूल नामक विद्वान का कहना है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है, अर्थात आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। अर्थात सत्ता वह क्षमता है जो आदेश देने का अधिकार रखती है तथा आदेश का पालन करवाने में की भी क्षमता स्वयं में रखती है। इसलिए शक्ति का तात्पर्य उस क्षमता से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अथवा समूह अन्य व्यक्ति अथवा समूह पर उनकी इच्छा विरुद्ध अपनी इच्छाओं को मनवाता है। जैसे धमकी देना, बंदूक दिखाना, ये शक्ति है। अतः शक्ति का वैध एवं मान्य स्वरूप ही सत्ता है। जब किसी समूह या व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करने का वैध अधिकार प्राप्त हो जाता है, तब उसे सत्ता कहते हैं। मैक्स वेबर का कहना है कि शक्ति को आरोपण के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। यह आरोपण बाध्यकारी रूप में होता है। अर्थात मैक्स वेबर ने जिस शक्ति का प्रयोग यहाँ पे किया है, उसका आरोपण शब्द इन्होंने यूज़ किया है, जो कि बाध्यकारी रूप में, जो कि किसी चीज़ को मजबूरन दबाव डालकर पूरा करता है। सत्ता संगठन का प्राण तत्व आत्मा है। किसी प्रशासकीय संगठन के अंतर्गत उच्च अधिकारी द्वारा सत्ता के आधार पर ही अधीनस्थों से संगठनात्मक कार्यकारण का निष्पादन करवाया जाता है। सत्ता को प्रबंध की कुंजी भी माना जाता है, क्योंकि सत्ता ऐसी चीज़ है जो किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का, किन्हीं अधिकारों का प्रबंध करके उन कार्यों को पूर्ण करवाने की क्षमता रखती है। अर्थात सत्ता को संगठन का प्राण कहा गया है, आत्मा कहा गया है, क्योंकि किसी प्रशासकीय संगठन के अंतर्गत उच्च अधिकारी द्वारा सत्ता के आधार पर ही अधीनस्थों से संगठनात्मक कार्यकारण का पूरा होना माना जाता है। प्लेटो का कहना है कि बुद्धिजीवी मानव के पास ही सत्ता नहीं होनी चाहिए। सत्ता एक खुले रूप में होनी चाहिए जो उसका प्रयोग कर सकें। यदि हम ऊपर दिए हुए विवरण का हम निष्कर्ष निकालते हैं तो इससे यह पता चलता है कि सत्ता आदेश देने, निर्णय लेने और उनके पालन करवाने की वह शक्ति, स्थिति या अधिकार है जो अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर
अर्थपूर्ण बन जाता है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है अतः सत्ता पद में निहित होती है। पद के आधार पर सत्ता का प्रयोग किया जाता है और सत्ता के द्वारा वो सभी अधिकार, वो सभी नियम पूर्ण किए जाते हैं जो कि कानूनी भी होते हैं। यद्यपि आर्थिक कारक सत्ता के निर्धारण में एकमात्र कारक नहीं है, जिसके पास संपत्ति एवं उत्पादन के साधन होते हैं उनके पास सत्ता का, शक्ति का प्रयोग होता है। यदि हम सत्ता की विशेषताओं का वर्णन करें तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है शक्ति का एक रूप है सत्ता। हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि शक्ति का रूप ही सत्ता है और क्योंकि बिना शक्ति के सत्ता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा है संस्थागत विशेषता, क्योंकि संस्था हमेशा नियमों पर चलती है और नियमों का पालन करना ही सत्ता है। नियमों के अनुसार किसी कार्य की पूर्णता को मानना भी सत्य है। तीसरा है परिस्थिति से संबंधित। यदि हम किसी के स्टेटस का वर्णन करते हैं, यदि हम किसी की परिस्थिति का वर्णन करते हैं तो वो परिस्थिति उसकी सत्ता का भी यहाँ वर्णन करती है। जो व्यक्ति जिस पद पर स्थित होता है उसके पास सत्ता भी उसी तरह की होती है। नंबर 4 है विशेष अधिकार शक्ति। कोई विशेष अधिकारों किसी शक्ति के द्वारा, जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास जो अधिकार हैं देश को चलाने के, विशेष अधिकार शक्ति, सत्ता जो कि सत्ता के आधार पर पूर्ण होती है। निश्चित क्षेत्र है। निश्चित क्षेत्र में जो व्यक्ति जिस पद पर निश्चित होता है वो व्यक्ति वहाँ पे सत्ता का उसी तरह से प्रयोग भी करता है। सत्ता का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी क्या है कि सत्ता वहीं एग्जिस्ट करती है जहाँ पे पद या परिस्थिति व्यक्ति की जैसी होती है। नैतिकता, सांस्कृतिक मूल्य, धर्म प्रचलित कानून से ही उचित ठहरा। नैतिकता भी सत्ता के आधार पर महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि हम सत्ता के प्रकारों का वर्णन करते हैं तो वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता, मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता बताई है, वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्मेटिक या करिश्माई सत्ता। यदि हम वैधानिक सत्ता का वर्णन करते हैं तो इसमें वो कानून, वो नियम जो कि संविधान के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वो परंपराएं, वो रीति रिवाज जो कि जीवन जीने के लिए उन कानूनों की तरह कार्य करते हैं, कानूनी सत्ता का वर्णन किया गया है। दूसरा है परंपरागत सत्ता। ये ऐसी सत्ता है जो बुजुर्गों से, दादा से लेके पिता तक और पुत्र तक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। करिश्माई सत्ता, करिश्माई सत्ता जैसे किसी की ऐसा पद, ऐसी स्थिति समाज में या राष्ट्र में, ऐसी पोजीशन जो कि अपने आप में यूनिक हो, जो कि अपने आप में अद्भुत हो, जो कि अपने आप में सबसे हटकर हो, ऐसी करिश्माई, जैसे मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री एक करिश्मेटिक अथॉरिटी लेके रखे हुए हैं। अमिताभ बच्चन, इंदिरा गांधी ऐसे ही करिश्माई सत्ता वाले अधिकारी माने जाते थे। मैक्स वेबर के सिद्धांत की हम आलोचना यदि करते हैं तो इन्होंने जब सत्ता की व्याख्या की है तो उसके विरोधी भी अनेक विद्वान हुए हैं। इनका कहना है कि वेबर ने जहां एक और सत्ता की व्याख्या की है, सत्ता की व्याख्या इन्होंने संस्थागत शक्ति के रूप में की है, कानूनों द्वारा प्राप्त अधिकारों की शक्ति के रूप में की है। दूसरी ओर उन्होंने करिश्माई सत्ता, परंपरागत सत्ता को एक विशेष प्रारूप के रूप में स्वीकार किया है। वास्तव में शक्ति के संस्थात्मक रूप के आधार पर ही केवल वैधानिक सत्ता को उचित ठहराया जा सकता है, अन्य को नहीं।
दूसरा, वेबर ने बताया है कि किसी भी समाज में एक ही समय पर सत्ता के एक से अधिक प्रकार मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में एक विशेष समय में किसी समाज में सत्ता का एक विशेष प्रकार ही अधिक प्रभावपूर्ण रहता है। तीसरी आलोचना में आधुनिक समाजों में केवल वैधानिक सत्ता ही प्रभावी नहीं है, बल्कि ऐसे समाजों में भी कुछ नेता अपने आप को करिश्माई सिद्ध कर सकता है, सत्ता प्राप्ति में सफल हो जाता है। इस उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वेबर सत्ता की अवधारणा एवं विभिन्न प्रकारों द्वारा यह स्पष्ट करना चाहते थे कि वैधानिक शक्ति के रूप में होने वाला परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन उत्पन्न करता है। उन्होंने सत्ता की विवेचना वैज्ञानिक आधार पर करके मानव व्यवहारों की प्रकृति को समझाया है कि किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं मिलने के बावजूद भी लोग एक सत्ताधारी व्यक्ति की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेते हैं। थैंक यू।